हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबको थंबनेल में देखकर पता लग ही होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड का, यानी कि हरियाणा जेबीटी का। जी हाँ, हरियाणा डीएलएड हरियाणा जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय जिसका नाम है पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र, आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान। इस विषय को, इस सब्जेक्ट का आज हम इकाई एक, पहला जो यूनिट है इसका इकाई एक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इकाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने वाले, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इकाई होगी। सभी को बता दूं कि हमारे जो इकाई एक होगा यह आईसीटी विषय का, कंप्यूटर विषय भी कई लोग बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और गेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कौन क्वेश्चन होते कैसे हैं, उन्हें उत्तर कैसे लिखना है, परीक्षा में कैसे लिखा जाता है, उसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है एक्सप्लेन करते हुए कुछ शॉर्ट पॉइंट्स के साथ मैं आपको यहां समझाऊंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोर्स के बारे में बता दूं कि जो भी हरियाणा डीएलएड का कोर्स, हरियाणा जेबीटी का पूरा कोर्स पढ़ना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, स्टडी क्लास का ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं स्टडी क्लास का। जी हाँ, डायरेक्ट हरियाणा जेबीटी का कोर्स परचेस कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें और बात करें यहां पर सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला यहां पर आपके सामने प्रश्न ही है कि अच्छे प्रश्न की विशेषता बतलाइए, यानी जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पूर्व में डीएलएड की परीक्षाओं में, जेबीटी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। जी हां, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए, हरियाणा जेबीटी की पूरी पढ़ाई करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो, कोई भी अगर परीक्षा की खबर जो है आपको बोर्ड से मिलती है तो मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर बताता हूं, आप तक वीडियो पहुंचे, मिस ना हो, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा। चलिए बात करें कि अच्छे प्रश्न की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्वेश्चन। जी हां, एक सही अच्छा प्रश्न जो होता है उसकी खासियतें क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब जब भी ऐसा कोई सवाल मिले कि किसी चीज का कुछ बताइए, तो पहले थ्योरी लिखिए। प्रमुख, यानी एक अच्छे प्रश्न की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं, ऐसा थ्योरी लिखिए। यहां पर तो शॉर्ट में लिखा है कि प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आपको करना क्या है कि जब भी ऐसे सवाल आपको आते हैं तो आपको यह करना है कि भाई किसी भी प्रश्न की प्रमुख विशेषताएं मतलब निम्नलिखित होती हैं, ऐसा आप थ्योरी दीजिए पहले, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखना शुरू कीजिए। जैसे कि यहां पर देखिए नंबर 1 कि भाई प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से जो है शिक्षण, एजुकेशन, जो पढ़ाई कर रखी है या जो सीखा है बच्चों को, मदद मिलनी चाहिए। यानी कि भाई जो भी उद्देश्य होगा पढ़ाई का, जैसे हम परीक्षा में कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जो बच्चे को सिखाया गया था, जिस उद्देश्य से सिखाया गया था, वो प्रश्न उस उद्देश्य से जुड़ा हो या उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई है कि नहीं चेक कर सके। ठीक, तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसकी सहायता से शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और सबसे, ये तो पहली बात होगी। दूसरी कि प्रश्न हमेशा सहज और सरल भाषा में होना चाहिए। जी हां, प्रश्न जो होना चाहिए, प्रश्नों की भाषा सहज तथा सरल होनी चाहिए। भाई आसान, जब बच्चा प्रश्न ही नहीं समझेगा उसका उत्तर कैसे देगा, इसलिए प्रश्न जो है वो सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। भाई ये बताना इससे जरूरी है क्योंकि एज ए टीचर आप सब, हम सब टीचर की तैयारी कर रहे हैं, हम सब टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। तो भाई जब हम सब टीचर बनने वाले हैं तो हमें क्वेश्चन पेपर भी बनाना होगा, बच्चों से प्रश्न भी करने होंगे, तो अच्छे प्रश्न कैसे होते हैं ये तो पता होना ही चाहिए ना, इसलिए ये क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में। ठीक है, और क्या, प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि सभी बालक उनका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएं। यानी ऐसा नहीं कि आधी क्लास उत्तर देने की बात ही नहीं, सोच ही नहीं रही है, तैयारी मतलब प्रयत्न भी नहीं कर रही है, तो ऐसा भी भयानक डरावना प्रश्न ना पूछा जाए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसको सोचने में मजबूर हो जाएं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर सही निकले चाहे गलत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा जब सोचेगा, मन में प्रश्न को विचार करेगा, तो कुछ तो सीखेगा, कुछ तो अनुभव आएगा। तो मुद्दा यही है कि बच्चे को सिखाना है। ठीक है, सही गलत बात की बात है। ठीक है, तो बच्चे सारे उस प्रश्न का उत्तर दे, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। और क्या, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका उत्तर देने के लिए बालक को अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। यानी बच्चे को सोचना ही नहीं पड़ रहा, ऐसा प्रश्न पूछ दिया, वो अपने मानसिक यानी दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा, ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए। बच्चे को प्रश्न का जवाब देने के लिए दिमाग लगाना पड़े, अपना मानसिक बल प्रयोग करना पड़े, है ना, तभी वो उसको अच्छा प्रश्न मानेंगे। और क्या, प्रश्नों का अर्थ निश्चित होना चाहिए, यानी प्रश्न का मतलब क्या है, ये भी मतलब होता है, वो भी मतलब होता है, ऐसा भी मतलब होता है। भाई ऐसा प्रश्न मत पूछ दो कि हजारों मतलब निकले जिसके, है ना, एक से अधिक मतलब निकले। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ निश्चित हो, ताकि उस निश्चित अर्थ को समझकर सभी लोग उसका सही ढंग से जवाब दे पाए। और क्या, प्रश्न इतने सरल तथा छोटे होने चाहिए कि उनका उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में दिया जा सके। प्रश्न का उत्तर देने के लिए लंबा चौड़ा बैठ के 15 मिनट से बोले जा रहे एक पेज लिखना पड़ गया, ऐसा नहीं।
प्रश्न का उत्तर ऐसा होना चाहिए कि भाई वो सीधे और सरल शब्दों में आसानी से वाक्यों में दिया जा सके। ठीक, ये एक अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 होगा जी। सेकंड क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि प्रश्नों के निर्माण के उद्देश्य, यानी जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, जब किसी प्रश्न का निर्माण किया जाता है, जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है। मैंने अगर कोई क्वेश्चन बनाया तो वो क्वेश्चन से क्या उद्देश्य है मेरा, क्यों ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, बच्चे का मुझे कौन सा नॉलेज, किस लेवल का नॉलेज टेस्ट करना है ना एज ए टीचर। तो देखिए, तो अच्छे प्रश्न के निर्माण के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला, एक बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो पढ़े और मेहनत करे। दूसरा, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के लिए, बच्चे के अंदर रुचि उत्पन्न आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, है ना, इसलिए भी प्रश्न का निर्माण करते हैं। ठीक, तीसरा, बालकों के ज्ञान की परीक्षा के लिए, बच्चे को कितना ज्ञान है पढ़ाए गए विषय का, कितना नहीं, इसका अगर पता लगाना है तो प्रश्न के माध्यम से ही लगा सकते हैं ना। और क्या, बालकों की कठिनाइयों को जानने के लिए, बच्चे के अंदर क्या कठिनाई है, मतलब किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे, किस लेवल के नहीं बन रहे, बच्चे का किस विषय में सारे प्रश्न बन जा रहे और किस विषय में एक भी प्रश्न नहीं बन रहे। तो इससे पता चलेगा कि बच्चे का उस विषय में कहां उसको कठिनाई आ रही है, कौन सा विषय उसको सरल जा रहा है, और उस इकाई का, उस विषय का कौन सा भाग बड़े आसानी से सीख लिया ना। तो ये सब जानने के लिए ही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। और बात करें तो बालकों का मूल्यांकन करने के लिए, इवैल्यूएशन कि भाई कितना सीखा है। दूसरा, बालकों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रश्न के ऊपर भाई अलर्ट होंगे, ध्यान देंगे, क्या पूछा उत्तर सोचेंगे तो ध्यान तो देंगे ही। फिर बालकों की झिझक को दूर करने के लिए, बच्चों के अंदर का हेजिटेशन दूर करने के लिए, उनके जो झिझक है कि इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, इस तरह की झिझक तभी दूर होगी जब बच्चे से प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्न का जवाब देगा। ठीक, और क्या कि बालकों द्वारा सीखे गए ज्ञान को दोहराने एवं प्रयोग करने के लिए, बच्चा जो ज्ञान सीखा है, बच्चे को जो हमने सिखाया एज ए टीचर, वो उसको दोहराए और उसको उसका उस चीज का सही ज्ञान है कि नहीं ये पता चल सके। इसलिए हम बच्चों से अच्छे प्रश्न का निर्माण करवाते हैं, बच्चे से उसको हल करवाते हैं, यानी हम क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं अच्छा इसलिए बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के लाभ बतलाइए। जी हाँ, प्रश्न क्रमांक ये 3 हमारा होगा, टॉपिक नंबर 3 हमारा होगा कि जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके लाभ क्या हैं, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक का तो बहुत अहम भूमिका होता है, ये सभी जानते हैं आप। किसी भी पाठ्य पुस्तक की किसी भी बच्चे के अधिगम में या किसी व्यक्ति के अधिगम में, सीखने में, पढ़ाई लिखाई में पाठ्य पुस्तक का, टेक्स्ट बुक का बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, ये आप सभी जानते हैं। ये लाइन तो आप 1-2 छाप ही सकते हैं। और क्या भूमिका होती है इसकी बात करें तो आज अगर आप देखोगे ना तो आज हमारी जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, पूरी पढ़ाई लिखाई है, मतलब कोई किसी कोर्स में एडमिशन लेता है, जैसे आपने भी जेबीटी कोर्स में एडमिशन लिया तो सबसे पहले आपका डाउट था कि इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं और इस सब्जेक्ट की किताब कैसी होती है, इसमें क्या लिखा होता है, क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे पार्ट होते हैं, यही डाउट होगा। तो किसी भी कोर्स को, किसी भी करिकुलम को या किसी भी सिलेबस को सबसे पहले पाठ्य पुस्तक से ही जज किया जाता है, पाठ्य पुस्तक ही जरूरी है ना। ठीक, तो भाई पाठ्य पुस्तक की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े व्यवस्थित यानी कि एक सिस्टमेटिक वे से की जा सकती है। यानी किताब रहेगा, पता रहेगा ना पहले कौन सा पार्ट पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है, कब पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, कितने टाइम में, सब पाठ्य पुस्तक की मदद से हो जाता है। पाठ्य पुस्तक की सहायता से बच्चों को यह पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है। जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और मुझे बताइए कि आपको ये अपने सिलेबस के बारे में जरा से भी जानकारी ना हो तो आप कैसे पता लगाएंगे कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं, सर जो पढ़ा रहे हैं या मैम जो पढ़ा रही हैं कि भाई वो सही पढ़ा रहे कि नहीं। यानी कभी कुछ टीचर से पढ़ाने में छूट जाता है तो बच्चे क्लास में ध्यान दिलाते हैं कि सर ये छूट गया, किताब में ये भी दिया है, तो टीचर उसको करेक्ट करता है। यानी पढ़ाई दोनों तरफ से बड़ी अच्छी से चल सके, है ना, ये पाठ्यपुस्तक बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पाठ्य पुस्तक के अध्यापक को पाठ तैयारी करने में सहायक होती है। जी हाँ, किताब होती है तभी तो हम उसकी प्रिपेयर करके बच्चों को पढ़ा पाते हैं। और क्या, शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए, भाई अगर हर राज्य में अलग अलग 10वीं में पढ़ाया जाएगा तो अलग अलग क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र बनेगा, तो अलग अलग परीक्षा होगी तो अलग अलग रैंक वगैरह, ये सब कैसे हो पाएगा। तो पूरे जगहों पर सब बच्चे एक जैसा पढ़ें, एक जैसा नॉलेज आए, एक जैसा ज्ञान हो सबके पास, एक समान हो, ताकि सबको समान मात्रा में टेस्ट किया जा सके। इसीलिए पाठ्य पुस्तक का रोल बहुत आवश्यक होता है शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए, है ना, यूनिफिकेशन करने के लिए, एक जैसा एजुकेशन लाने के लिए। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक साथ अनेक बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक की सहायता होगी, अब पाठ्य पुस्तक नहीं हुई तो हर बच्चे के पास जा जाके इसको पढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, तो ट्यूशन चलती है मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, है ना, कोई दीदी भैया या आंटी जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं, अंकल ट्यूशन पढ़ाते छोटे बच्चों को, पहली दूसरी नर्सरी के जो उनके जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनके पास, तो वो एक एक बच्चे के पास जा जाके पढ़ाते हैं। बड़ी कठिनाई होती है उसमें, लेकिन एज ए पाठ्य पुस्तक होगी, किताब होगी, तो जैसे मुझे पता है कि सिलेबस क्या है
जेबीटी डीएलएड का हरियाणा का, ठीक। तो मैं एक साथ हजारों बच्चों को पढ़ा पाता हूँ, एक साथ मैं सैकड़ों बच्चों को पढ़ा पाता हूँ। कितना अच्छा फायदा हो जाता है किताब के होने से, पाठ्य पुस्तक के होने से, ठीक है। ये पुस्तकें पाठ को दोहराने एवं गृह कार्य करने में बच्चों की सहायता करती है। किताब होगा तभी तो गणित में से सर बोल देते हैं ना कि भाई ये एक्सरसाइज 2.5 से सारे क्वेश्चन बना के आ जाओ। अब सारे बच्चों के पास किताब होती है तो सारे बच्चे सेम क्वेश्चन तो बनाकर लाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। किताब नहीं होती तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो किताब से गृह कार्य होमवर्क हो पाता है, किताब से जो पढ़ाया गया है उसको हम दोहरा पाते हैं, रिवीजन कर पाते हैं, है ना, किताब की मदद से ही। तो किताब बहुत महत्वपूर्ण है, किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला प्रश्न, पाठ योजना की विशेषताएं, जिसे हम लेसन प्लान भी कहते हैं ना, पाठ योजना को हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लान भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पाठ योजना को हम लेसन प्लान भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये लेसन प्लान है क्या, पाठ योजना एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और क्लियरली लिख दे रहा हूं, पाठ योजना है कि लेसन प्लान, इसकी खासियतें, विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। पाठ योजना की एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 1, पाठ्य योजना को सोच समझ कर बनाया जाना चाहिए, अपने मन से कैसे भी नहीं बनाया जा सकता। पाठ्य योजना को हमेशा सोच समझकर बनाया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, एक अच्छी पाठ्य योजना के तहत सभी प्रकार के निर्णय कक्षा में प्रवेश करने से पहले तथा पाठ्य योजना बनाते समय ही ले लेना चाहिए। यानी कि हम अगर मैं क्लास में जा रहा हूं तो मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने देर में पढ़ा लेना है, ये पूरा पहले से तैयारी करके जाते हैं। इसी तैयारी को हम क्या बोलते हैं, पाठ्य योजना। इसे ही हम लेसन प्लान बोलते हैं। और लेसन प्लान में सब कुछ पहले से फिक्स डिसाइडेड रहता है, कितने देर में पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, कितने समय में पढ़ा लेना है, ये पहले से ही डिसाइडेड तय होता है, ठीक है। इससे शिक्षण अधिगम पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती है, बढ़िया से चलती है। अच्छी पाठ्य योजना से कक्षा में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि भाई अगर लेसन प्लान अच्छा चलेगा तो क्लास में क्या चल रहा है क्या नहीं पहले से डिसाइडेड होगा, एक रिकॉर्ड होगा। और क्या, अच्छी पाठ्य योजना से सहायक सामग्री की आवश्यकता का पता चलता है। यानी मान लो आप पहले ही प्लान कर लो कि मुझे ये पढ़ाना है, तो जब मुझे ये पढ़ाने के लिए ना कुछ, जैसे मान लो कोई मैथ्स का टीचर है, तो मैथ्स का टीचर अगर मान लो सर्कल के बारे में, गोला के बारे में और वृत्ताकार यानी स्फीयर वगैरह के बारे में पढ़ा रहा है, तो उसको पता है कि मुझे ये गोला वाली चीज कुछ तो क्लास में ले जाकर दिखानी पड़ेगी। पर अगर पहले प्लान ही नहीं किया और क्लास में डायरेक्ट पढ़ाने आ गया तो फिर वो उस समय पर वो सामान लाएगा कहां से। यानी शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो चीज पहले से ही तैयार रहेंगे अगर पाठ्य योजना बना लेंगे तो, ठीक है। अच्छी पाठ्य योजना में शिक्षण के दौरान बच्चों की रुचि बनी रहती है। यानी लेसन प्लान अच्छा है, टीचर की तैयारी अच्छा है, टीचर के पास नोट्स पीपीटी बढ़िया से हैं, तो बच्चों को पढ़ने में अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ने में मजा आता है और बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं ना। तो ये अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं, खासियतें हैं, स्पेशलिटीज है। अब अगला, पाठ्य योजना का मतलब क्या होता है, बताइए भाई पाठ्य योजना का एक्चुअल मतलब क्या है। यानी व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लान, यानी पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बतलाइए। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई को ढंग से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए जो योजना तैयार की जाती है, जो रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे ही पाठ्य योजना कहते हैं। तो पढ़ाई को यानी कि शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ्य योजना बहुत ही जरूरी होती है। पाठ्य योजना के बाद अध्यापक में मतलब अध्यापक जो है कक्षा में जो भी पढ़ाएगा उसमें आसानी होगी, क्योंकि टीचर को पहले से पता है कि 1 घंटे मुझे 4 टॉपिक पढ़ाने हैं, इन 4 टॉपिक में ये 4 उदाहरण देने हैं और इस तरह से फॉर्मूला लिखवाना है, ऐसा होमवर्क देना है और ये 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी टीचर का पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्लास में जाता है टीचर पढ़ाने, तब किसकी मदद से, पाठ्य योजना की मदद से। यही पाठ्य योजना भाई, ठीक है। तो टीचर जो है वो पाठ्य योजना को बहुत बढ़िया से तैयार करता है, क्योंकि एक अच्छा टीचर का गुण भी यही है भाई, एक अच्छा टीचर की स्पेशलिटी यही है कि वो पाठ्य योजना को तैयार करके ले जाए ना। पाठ्य योजना में बहुत चीजें शामिल होती हैं, सीखने के पहले की अवस्था, शिक्षण की अवस्था, शिक्षण के बाद की अवस्था, ये सब रहेंगे उसमें शामिल। अब अगर पाठ्य योजना की परिभाषाओं की बात कर लें, यानी पाठ्य योजना की अगर विद्वानों की परिभाषाओं की बात करनी है, किस विद्वान ने क्या कहा पाठ्य योजना के बारे में, तो उसकी परिभाषा अगर देखी जाए, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, परिभाषा की, ठीक है, थोड़ा और क्लियर लिखता हूं ताकि आप समझ पाओ और अच्छे से। तो परिभाषा की अगर बात करनी है भाई, परिभाषा की, तो यहां पर आप सर डेविस ने भाई परिभाषा दी है, उनकी बात करते हैं। तो कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की प्रगति के लिए कोई बात बाध्य नहीं है जितनी की शिक्षण की पूर्ण तैयारी। यानी शिक्षण की पूर्ण तैयारी के लिए जो योजना तैयार की जाती है उसे ही पाठ्य योजना कहते हैं। यही हमारा लेसन प्लान होता है, इकाई योजना होता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इकाई योजना के दोष व कमियां।
यानी जो इकाई योजना होती है, यूनिट प्लान, लेसन प्लान जो भी होता है, उसके कमी और दोष यानी उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। तो पहले तो भाई इसके प्रमुख दोष की बात कर लेते हैं। इसमें निगेटिव चीजें क्या क्या हैं, दोष यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, उसकी बात करेंगे। नंबर 1, इकाई योजना तैयार करना एक बहुत कठिन काम है। यानी पूरे इकाई में आप क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे, ये तैयार करना आसान तो नहीं होता ना, तो कठिन कार्य है। दूसरा, इसमें आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरी इकाई पढ़ाने जाओगे तो लिखना, कागज, सामान, शिक्षण सहायक सामग्री, बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे जो है अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अधिक प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी टीचर वेल ट्रेन होना चाहिए, तभी अच्छी इकाई बना पाएगा, इकाई योजना बना पाएगा। वरना कुछ भी गलत सलत बना लिया, बिना ट्रेन टीचर, बिना डीएड बीएड की वाले टीचर अगर इकाई योजना बनाने जाएंगे तो गलती करेंगे ही। तो जो डीएड किया है, बीएड किया है, ऐसा व्यक्ति अच्छा टीचर होगा ना, अच्छा अध्यापक होगा, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित होगा, ट्रेंड होगा, है ना, तो अच्छी इकाई योजना बना पाएगा। पर जो नहीं है वो नहीं बना पाएगा। ठीक, इकाई योजना के अनुसार पढ़ाने से शिक्षण यंत्रवत हो जाता है। यानी अगर आप इकाई योजना के हिसाब से, यानी कि एक यूनिट के हिसाब से पढ़ाओगे तो सब कुछ पहले से फिक्स है। यानी क्लास में बच्चों के डाउट्स आएंगे, ऑन द स्पॉट जो डाउट आएंगे वो कैसे सॉल्व कर पाओगे भाई? आप तो पहले से फिक्स करके आओ कि इतना ही पढ़ाना है, इतनी बातें बोलनी है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत है, मशीन की तरह पढ़ाना जैसा हो जाएगा। मतलब एआई रोबोट में पहले से जानकारी है और वो आएगा सामने बोल देगा, पर भाई एक्स्ट्रा जो डाउट्स आएंगे वो कहां से होंगे, है ना। तो ये मशीन की पढ़ाई तो जैसा हो जाता है, यंत्रवत पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल जैसा। अब आते हैं इस इकाई योजना के फायदे। अभी तक तुमने नुकसान पढ़ा, हानियां देखी। अभी तक हमने इसकी क्या देखी, हानियां, यानी कि इसके नुकसान, इसकी कमियां। अब हम क्या बात करेंगे इसके लाभ की। भाई इसका लाभ क्या है, इसका फायदा क्या क्या है। देखिए, नंबर 1, इसके द्वारा सही ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इकाई योजना करने से सही तरीका का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें बच्चों की रुचियों की तरफ ध्यान दिया जाता है। क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये पहले से पता रहता है। फिर इकाई योजना के द्वारा विषय वस्तु का संगठन ठीक प्रकार होता है, यानी कि एक पूरी तरह से प्लानिंग, एक पूरा योजना, आप उसका रखरखाव, यूनिट को कब खत्म करना है, इकाई को कब खत्म करना है, कब शुरू करना है, कितने दिन में पढ़ा देना है, पूरी योजना तैयार रहती है ना। तो सिलेबस कभी पीछे नहीं होता। ये फायदे। इकाई योजना से शिक्षण अच्छे प्रकार नियोजित हो जाता है, अच्छा व्यवस्थित, अच्छे तरह से प्लान कर पाते हैं पढ़ाई को। इसके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों की क्रियाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाती हैं कि टीचर पढ़ाएगा तो ये करेगा, बच्चे पढ़ेंगे तो ये करेंगे, पहले से फिक्स रहता है सब कुछ। इसमें वातावरण को महत्व दिया जाता है कि इस माहौल में पढ़ाएंगे तो क्या बताना होगा, किस तरह से पढ़ाना होगा, तो जिसके कारण बालक उस माहौल में खुद को ढाल ही लेता है इकाई योजना के कारण। तो ये सब फायदे हैं भाई, ये सब इकाई योजना के क्या हैं भाई, लाभ हैं। पहले तो हमने हानियां पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं। अब इकाई योजना के अगर अर्थ की बात करें, अगर इसका हमें डेफिनेशन देखना हो, अर्थ देखना हो, तो मीनिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग की बात करनी हो, लेसन प्लानिंग नहीं, यूनिट प्लानिंग की। तो भाई देखिए, यदि अध्यापक अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरा करना चाहता है तो उसे पहले अपने कार्य की योजना बनानी चाहिए। यानी टीचर अपने पढ़ाने को लेकर जो योजना बनाता है उसे अपना कार्य उसी योजना के अनुसार करना चाहिए। इसी योजना को हम इकाई योजना, मीनिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग भी कहते हैं। ठीक है, अध्यापक को चाहिए कि वो पूरे पाठ की दैनिक पाठ योजनाएं तथा संपूर्ण पाठ की इकाई योजना बनाए। वास्तव में कोई भी कार्य तभी सफल हो पाता है जब उसके लिए एक अच्छे व्यवस्थित योजना, प्लानिंग तैयार की जाए। यानी टीचर चाहता है कि मैं इस पाठ को बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, तो पहले टीचर को सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उसका एक खाका तैयार करना पड़ेगा कि इस दिन इतने टॉपिक्स, उस दिन इतने टॉपिक्स, फिर उस दिन ये एक्टिविटी, उस दिन ये प्रयोग, और ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, वगैरह वगैरह, है ना। ये सब तैयार रहेगा तो एक अच्छा टीचर बन पाएगा, अच्छा पढ़ा पाएगा। अब बात करते हैं शिक्षण के मुख्य योजनाएं। यानी शिक्षण में, पढ़ाई लिखाई में जो मुख्य योजना आती है, यानी जो मुख्य आप कह सकते हो स्कीम्स, प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। नंबर 1, किसी भी कार्य को सफलता के साथ पूरा करने के लिए योजना का निर्माण बहुत आवश्यक है। यानी अगर आपको किसी कार्य को में सफलता प्राप्त करनी है, किसी कार्य को सफलपूर्वक करना है, तो आपको उसकी क्या बनाना है, योजना। कार्य डैश सफल डैश योजना, यानी कार्य को सफल करना है तो क्या बनाइए, उसकी योजना बनाइए। ठीक है। दूसरी बात, इससे समय और शक्ति बचित होती है। यानी पहले से पता है कि आपकी प्लानिंग क्या है, क्या कार्य करना है और उस काम के लिए क्या प्लानिंग है, तो पहले से ही आपकी शक्ति इसमें बचेगी। यह बात अधिगम प्रक्रिया पे पूरी तरह से लागू होती है, यानी कि अधिगम में सहायता मिलेगी, जल्दी सीख जाएगा अगर प्लान तरीके से पढ़ाया जाए तो। अगर प्लान तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो कब क्या पढ़ाना है पता ही नहीं होगा, तो बच्चा जल्दी सीख नहीं पाएगा। तो कोई जल्दी सीख पाए, बच्चा जल्दी से सीख पाए, ढंग से सीख पाए, इसके लिए क्या करना होगा, पहले से पूरी प्लानिंग करके रखनी होगी। ठीक, किसी भी विषय में अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ पूरे वर्ष में जो करना है उसकी योजना अच्छी तरह से बनाना। यानी कि भाई ईयर प्लान जिसे कहेंगे, यानी पूरा वार्षिक प्लान, यानी पूरे साल भर में कब कब क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, ये पहले से प्लान होना चाहिए। तो ये प्लान जो है पढ़ाई को और अच्छा बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है, ये सब चीजें रहती हैं। क्लियर। और क्या भाई,
स्कूल संगठन के उद्देश्य बतलाइए। जो स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका उद्देश्य क्या है, स्कूल के संगठनों का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो भाई देखिए, एक पीरेन नामक विद्वान, पीरेन जो विद्वान है इनका नाम क्या था, पीरेन। इनके शब्दों में स्कूल संगठन के उद्देश्य संक्षेप में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहला एक, इनके हिसाब से, पीरेन के जो विद्वान है इनके हिसाब से स्कूल संगठन का क्या उद्देश्य होता है। पहला, छात्र को लाभान्वित करने के लिए स्कूल का संगठन करना। ठीक है, छात्र को उससे फायदा हो, उसकी शक्तियों को प्रशिक्षित करना, छात्र में जो शक्ति है, जो टैलेंट है, उस टैलेंट को और बढ़ाना, उसकी स्किल को, गुण को, उसके दृष्टिकोण को विकसित करना, यानी उसकी सोच का दायरा बढ़ाना, उसकी सोच बड़ी करना, है ना, और वो दुनिया को बहुत बड़ी सोच से देख पाए, ये ध्यान में रखना। और क्या, उसके मस्तिष्क को विकसित करना, उसके दिमाग को डेवलप करना, विकास में लाना, उसके चरित्र का निर्माण करना, उसका कैरेक्टर डेवलप करना, उसकी सौंदर्यानुभूति की शक्ति का विकास करना, यानी वो किसी चीज की खूबसूरती समझ पाए, जान पाए, इसका भी सोच उसके अंदर विकास करना, ये सब इसी में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पुस्तकालय की परिभाषा। व्हाट इज लाइब्रेरी, है ना, लाइब्रेरी का भाई यहाँ पर डेफिनेशन, परिभाषा की बात होगी। लाइब्रेरी किसे कहते हैं, पुस्तकालय की परिभाषा क्या है। ठीक है, पहली बात तो जान लीजिए, पुस्तकालय यानी कि जहां पे ढेर सारी पुस्तकें होती हैं, इसका संबंध सीधा सीधा पढ़ाई लिखाई से, शिक्षण से है, क्योंकि किताबों के बिना शिक्षण संभव नहीं है आज के समय में देखा जाए तो। ठीक है, तो पुस्तकालय का और शिक्षण प्रक्रिया का घनिष्ठ, एकदम गहरा संबंध है। ठीक है, घनिष्ठ संबंध है। इसको शिक्षक की प्रक्रिया का, यानी सीखने की, पढ़ाई लिखाई का एक हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है पुस्तकालय का। ठीक है, वैसे भी कई बार तो ऐसा होता है, जिन कॉलेजेस में, जिन स्कूलों में बड़ी लाइब्रेरी होती है ना, उस कॉलेज स्कूल को ज्यादा वैल्यू मिलती है, ना बच्चे वहां पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, और यहां तक कि वहां का परीक्षा परिणाम भी कई बार ज्यादा अच्छा आता है दूसरों संस्थानों के कंपेयर में, जहां पे पुस्तकालय ढंग का नहीं है, अच्छी पुस्तकें नहीं है। ठीक है, पुस्तकालय को स्कूल भवन का एक विशेष कक्ष न मानकर बल्कि कक्षा के शिक्षण प्रक्रिया का पूरक मानना चाहिए। यानी पुस्तकालय कोई अलग से एक बिल्डिंग नहीं है, अलग से कोई क्लास नहीं है, पुस्तकालय सीखी गई क्लास का ही भाग है। मतलब आज हमने पढ़ा, अब जो चीज पढ़ा है उसको जाके पुस्तकालय में और गहन अध्ययन करना, जिससे और नॉलेज मिले। तो पुस्तकालय जो है ये शिक्षण प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए, चरण होना चाहिए, ना कि अलग से बिल्डिंग एक्स्ट्रा जिसका मन हो वही जाए, ऐसा नहीं। इस प्रकार से पुस्तकालय स्कूल का हृदय है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो स्थान बालकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षित करने में सहायता प्रदान करता है। बच्चे को सिखाने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को सिखाने में पुस्तकालय का बहुत बहुत रोल होता है, बहुत बहुत भूमिका होती है। ठीक, और क्या, पाठ्य पुस्तकों के लाभ, यानी अगर पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, उसके फायदे क्या होंगे। अब इसके पहले हमने पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन देखा था। तो भाई अगर आप देखो तो पहली बात तो है कि आज की पूरी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है, उसके बिना शिक्षा अधूरी है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक जो है उसके अलावा अन्य पुस्तक जो उसमें जुड़ती हैं तो बड़ी सहायता करती है बच्चे की पढ़ाई में। अगर बच्चा एक टॉपिक पर एक ही किताब पढ़ेगा तो उसका ज्ञान संकुचित होगा, पर अगर वो एक टॉपिक पर कई सारी किताबें पढ़ेगा तो उसका ज्ञान बहुत ज्यादा विस्तृत होगा, यानी बहुत सारा नॉलेज हासिल करेगा, सही गलत सब अंतर समझेगा। ठीक है, फिर पाठ्य पुस्तक जो होता है वो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए बहुत यूजफुल, उपयोगी होता है। दोनों उसको पढ़कर बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े व्यवस्थित ढंग से की जा सकती है। पाठ्य पुस्तक की सहायता से बच्चों को पता रहता है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर पाठ्य पुस्तक से अध्यापक को भी पाठ की तैयारी करने में सहायता होती है, कम समय में पढ़ा लेता है, और यह शिक्षण में जो है एक रूपता लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पढ़ाई लिखाई सबकी एक जैसी हो, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के बच्चे जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी किताब डिफरेंट है और मध्य प्रदेश के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट है, अलग है। दोनों की एनसीईआरटी किताबों में सेम है, तो दोनों बच्चों के, दोनों राज्यों के बच्चों का स्तर, ज्ञान, ये सब सेम हो जाएगा। ठीक, तो पाठ्य पुस्तक जो है वो समाज में एक रूपता, बच्चों में शिक्षण में, अधिगम में एक रूपता लाने के लिए एक प्रभावी चीज है। इससे बड़ा फायदा होता है, एक रूपता आती है। अगला, विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य, जो स्पेशल एजुकेशन दी जाती है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यानी विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, विशिष्ट शिक्षा आखिर प्रदान क्यों की जाती है, उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए भाई, यह मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रभावित बच्चों के लिए, जो बच्चा मानसिक यानी दिमागी रूप से या फिर शारीरिक रूप से दूसरे बच्चों की तरह सामान्य नहीं है या उनकी तरह नहीं है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रभावित बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी अधिगम पढ़ाई शिक्षण प्रक्रिया अच्छी करना, यह बालकों में आत्मविश्वास पैदा करता है। इससे भाई विशिष्ट बालक में जो आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सन होता है, उसमें जो हीन भावना होती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं बुरा हूं, मैं दूसरों से ऐसा हूं वैसा हूं, वो हीन भावना बच्चे से दूर करने के लिए ही बनाया गया है विशिष्ट शिक्षा। और यह विशिष्ट बालकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ता है,
यानी जो दूसरों की तरह नहीं है उनको भी दूसरों की तरह ज्ञान बनाकर, ज्ञान देकर दूसरों के साथ मुख्य धारा में जोड़ना, ये इसी से हो पाता है। विशिष्ट शिक्षा का ही उद्देश्य है। ठीक, इसे ही हम स्पेशल एजुकेशन या फिर विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। ये जो विशिष्ट शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं है, या कई बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों की तरह नहीं है, तो ऐसे बच्चों को भी तो सिखाना पड़ेगा, समाज की मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। तो ये कैसे हो पाएगा? स्पेशल एजुकेशन से, मुख्य शिक्षा से। यानी सभी बालक एक जैसे नहीं हो सकते क्योंकि प्रकृति का नियम है। ठीक, भले ही बच्चे देखने में एक जैसे हो, लेकिन हो सकता है समझने की क्षमता एक जैसी ना हो। भले बच्चे हो सकता है कि भाई शरीर से ही अलग दिख रहा है, ऐसा भी दिखेगा, कई बार तो ऐसा भी होगा। तो बच्चे का गुण, चरित्र, ये सब अलग अलग होगा। तो इन अलग अलग बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी। और विद्यालय जाने वाले जितने भी बच्चे होते हैं सामान्य रूप के, सामान्य स्तर के होते हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो विद्यालय नहीं जा पाते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट शिक्षा बड़ी उपयोगी होती है। इससे बच्चे सीखकर दूसरों के बराबरी में आ पाते हैं। ठीक, ये हो गया विशिष्ट शिक्षा। अब विशिष्ट शिक्षा के लाभ, उद्देश्य, अब इसकी परिभाषाएं बात करनी है अगर डेफिनेशन की, तो भाई शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति के अनुसार, इनके अनुसार, ये शैक्षिक अध्ययन राष्ट्रीय समिति, इनके अनुसार विशिष्ट शिक्षा की परिभाषा क्या है? विशिष्ट बालक वे होते हैं जो कि औसत बालकों से भाई क्या शारीरिक, मानसिक, समयगतात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में अलग भिन्न होंगे, उनसे डिफरेंट होंगे। यानी कि उनकी अधिकतम क्षमताओं के विकास के लिए उन्हें अलग से विशेष तरह की शिक्षा देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसी में एक और व्यक्ति है जेडी हंट, इनके अनुसार भी परिभाषा है। इनके अनुसार विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग होती है। यानी इन बच्चों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देते हैं। क्यों? क्योंकि सामान्य बालकों से अलग हैं, विशिष्ट है, दिखने में अलग हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अलग हो सकते हैं, इसलिए इनको शिक्षा भी अलग रूप से दी जाती है। क्लियर? तो ये था इकाई 1 का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ था। ये सब ये पढ़कर जाइए, आपका पूरा तैयारी हो जाएगा बढ़िया से। जो भी छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कम समय में ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, तो वो डीएलएड की एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमारा 15 दिवसीय वाला क्रैश कोर्स जरूर परचेस करें। इस क्रैश कोर्स में आपको नोट्स, वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स, डिटेल नोट्स, ये सब कुछ उपलब्ध होगा। और इन सब की सहायता से एग्जाम को आप, जेबीटी डीएलएड की एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए और जाकर हरियाणा जेबीटी का कोर्स खरीद लीजिए। इस वक्त वहां पर 33% की छूट चल रही है। जी हाँ, 33% ऑफ चल रहा है, नवरात्रि का वहां पर छूट चल रही है। कोर्स परचेस जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कीजिए और अपने दोस्तों, क्लास में फ्रेंड्स तक जो परीक्षा देने जा रहे डीएलएड का, जो तैयारी कर रहे हैं जेबीटी की, उन तक ये वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।